हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। चलो, आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा संघर्षात्मक सिद्धांत से आज हम अपना वीडियोस के शुरुआत करते हैं। संघर्षात्मक सिद्धांत में हम सबसे पहले रेंडॉल्फ कॉलिंस को समझेंगे। देखिए, हमने इसमें सब लिख रखा है, ये जितने भी थिंकर हैं ये सब, यानी कि ये वाले जितने थिंकर हैं ये हम आपको सब वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक, हम शुरुआत करते हैं। रेंडॉल्फ कॉलिंस हमारे अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। 1941 में इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक, इसको इतनी बार बोलो कि तुम्हें रटने की ज़रूरत ना रह जाए, क्योंकि बहुत सारे थिंकर हैं। अगर हर थिंकर को आप रटेंगे उनका जन्म मृत्यु तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और एक विधा होती है बेटा, जब आप सुने तो उसको एक अपने अलग, आप इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप अपना इसको रख लीजिए और इसको अपने से भी नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को एक बार दो बार सुनेंगे, सुनने के बाद में आप उसको जब अलग से अपने लिए एक रजिस्टर तैयार करेंगे, एक नोट्स तैयार करेंगे उसमें, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। ठीक, तो रेंडॉल्फ कॉलिंस हमारे अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। 1941 में इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री थी ये इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक किया था, जो कि प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है और ये 1836 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और इनका जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है वो इनकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स में है। और जो इनकी परस्नातक की डिग्री इनको जो प्राप्त हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो की हमारी कैलिफोर्निया में है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कैलिफोर्निया से ही इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की थी। ठीक है, ये वाला मैटर आप यहाँ से ले सकते हैं, ये देखिए। ठीक, यानी कि इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री भी यहाँ से ली थी और ये इनका परस्नातक, ये इनके स्नातक का वर्णन है। ठीक, अब उसके बाद में आता है कैलोस। जो कॉलिंस है ये फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के सबसे युवा समाजशास्त्री, युवा मतलब अभी बिल्कुल नौजवान समाजशास्त्री हैं, और ये वर्तमान में कैलिफोर्निया में अध्यापन कार्य भी कर रहे हैं। ठीक, इसलिए अभी ये जीवित हैं, इनको मरा मत समझना। फिर है, इन्होंने अपने सिद्धांत को, इनकी एक पुस्तक है उसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट सोशलॉजी यानी संघर्षात्मक समाजशास्त्र, उसमें इन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट के यानी कि संघर्ष के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अब हमारा संघर्ष का सिद्धांत यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो संघर्ष का सिद्धांत जो इनका शुरू होता है वो कॉलिंस ने संघर्ष का मुख्य कारण, देखिए कार्ल मार्क्स ने संघर्ष का मुख्य कारण अलग माना था, डेरेंडॉर्फ के अनुसार संघर्ष के कारण अलग हैं, कोजर के, जॉर्ज सिमल के अलग अलग हैं। उसी प्रकार से कॉलिंस ने संघर्ष का मुख्य कारण माना था शक्ति के स्रोतों को। शक्ति यानी पावर, इंग्लिश में पावर बोलते हो आप उसे। तो पावर को इन्होंने मेन सोर्स माना था। स्रोत क्या होते हैं हमारे, बताइए। स्रोत देखो, जल के स्रोत होते हैं ना, नदी, झरने, है ना, तालाब, नदी का पानी का स्रोत, जल का स्रोत हमारा ये सब जो नदी, झरने, तालाब हैं, ये सारे स्रोत हमें इनसे जल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हमको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, हमें शक्ति सामाजिक भी प्राप्त हो सकती है, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे हमें शक्ति प्राप्त होती है। अब ये स्रोत क्या होते हैं, ये हर व्यक्ति और समूह में समान नहीं होते हैं। मतलब आप ये सोचो कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनके पास इक्वल पावर है ना, ये नहीं है। किसी के पास पावर कम है, किसी के पास पावर ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉलिंस का संघर्षात्मक सिद्धांत का आधार जो है वो शक्ति के स्रोत है, यानी कि शक्ति हमको जहाँ जहाँ से प्राप्त होती, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीन पार्ट्स में। ये देखिए, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यहाँ से हमको शक्ति यदि प्राप्त होती है तो ये हमारे शक्ति के स्रोत हैं। जैसे जल के स्रोत नदी, तालाब, झरने, समुद्र, ये सब हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी शक्ति के स्रोत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो सकते हैं। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से समझो, और बिल्कुल कुछ भी ना समझ में आए, जो भी ना समझ में आए, यदि किसी को फिर भी ये सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा तो मुझे फिर बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसमें आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, एक नए और बेहतर तरीके से समझाऊँगी। ठीक है, लेकिन
हिम्मत बना के रखो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यूं ही पास नहीं होते हैं, यूं ही हम नहीं निकाल सकते हैं, बिना उसको प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस के बिना नहीं तैयार होते हैं। ठीक है, नहीं क्वालिफाई कर सकते आप बिना प्रैक्टिस के। अब हमारा नेक्स्ट पेज आता है, देखिए एक मिनट अब हमारा नेक्स्ट पेज हम आएंगे। अब ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। इसमें क्या कह रहे हैं, कोलिंस ने मार्क्स, जॉर्ज सीमेल, डैरेंडॉर्फ एवं कोजर के सिद्धांतों यानी इन सबके संघर्षवादी सिद्धांतों को एकीकृत करके यानी एक करके अपना संघर्ष सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन सबके सिद्धांतों को रैंडॉल्फ कोलिंस जो है इन्होंने समझा, पढ़ा और उसके बाद में इनका एक निचोड़ निकाला, एकीकृत किया और अपने संघर्ष के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कोलिंस ने ये देखिए संघर्ष के सिद्ध के मौलिक तत्व के रूप में, जो मौलिक तत्व होते हैं जैसे कि हमारे, ये देखिए अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे मौलिक तत्व हैं, ये मौलिक तत्व हमारे कौन कौन से हैं। मौलिक तत्व आप कैसे समझेंगे, मौलिक अधिकार होते हैं ना, कोई हमारे जैसे संविधान द्वारा प्रदत्त हमको मौलिक अधिकार हैं हमारे, कितने मौलिक अधिकार जो हमको मिलते हैं। मौलिक मतलब होता है मूल, हमारा बेसिक है ना। ये हमारे तत्व इन्होंने कौन कौन से बताए हैं, इन्होंने बताए हैं धन संपत्ति, सॉरी ये जो लाइन खिंच गई है, इन्होंने बताया है शक्ति और इन्होंने बताया है प्रतिष्ठा। कैसे इसको अब हम समझेंगे, धन संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा को इन्होंने संघर्ष के मेन एलिमेंट्स माना है। ठीक, अब धन संपत्ति से क्या होता है, धन संपत्ति से हमें शक्ति प्राप्त होती है। ये देखिए ये लाइन खिंच गई है गलती से मुझसे, धन संपत्ति से ये देखिए हमें शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, और शक्ति हमको क्या होती है, शक्ति से हमको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। देखिए ये बगल में उसके प्रतिष्ठा लिखा है ना। तो धन संपत्ति हमारी जो है ये हमें शक्ति देती है और इस शक्ति से, धन संपत्ति से ही हमको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यानी कि ये देखिए प्लस का चिन्ह मैंने इसीलिए इसमें लगाया है कि धन संपत्ति ये मेरा शक्ति का एक मूल तत्व है और इससे हमको प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। धन संपत्ति से आपको प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती। जिसके पास जो लोग उच्च वर्ग के होते हैं, उनके पास धन संपत्ति अधिक होती है, वो प्रतिष्ठा उनकी समाज में यानी स्टेटस, यानी कि उनकी महत्ता समाज में ऊंची होती है। फिर उसके बाद में आता है, इन्होंने नेक्स्ट एलिमेंट अपना माना है शक्ति। शक्ति हमको क्या होती है, शक्ति से भी हमको धन संपत्ति प्राप्त होती है और ये हमारी प्रतिष्ठा के लिए हमारी जिम्मेदार होती है। ठीक है, शक्ति से भी जो व्यक्ति समाज में जितना पावरफुल होगा या जिस समाज के लोग जितना अधिक धन संपत्ति और शक्ति के बल पर उच्च पद पर होंगे, यानी ऊंची ज़्यादा शक्ति रखते होंगे, ज़्यादा धन संपत्ति रखते होंगे, उनकी प्रतिष्ठा समाज में अन्य लोगों की तुलना में अलग होती है। ठीक, और इन्होंने तीसरा पॉइंट माना है प्रतिष्ठा को। ये देखिए प्रतिष्ठा को इन्होंने तीसरा पॉइंट माना है, यानी कि इनके मौलिक तत्व जो हैं वो 3 हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आता है कि कोलिंस के अनुसार संघर्ष के मौलिक तत्व कितने होते हैं, या कोलिंस ने संघर्ष के तत्वों को, मौलिक तत्वों को कितने रूपों में या कितने प्रकारों में बांटा है। तो न पहला है धन संपत्ति, दूसरा है शक्ति, तीसरा है प्रतिष्ठा। ठीक, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, देखिए आपके लिए कि राजनेताओं को धन दौलत व प्रतिष्ठा अपने आप मिल जाती है। ठीक है, राजनेताओं को धन दौलत और प्रतिष्ठा अपने आप मिल जाती है। ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये धन दौलत और प्रतिष्ठा उनको अपने आप मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी शक्ति है। वो ऑलरेडी, प्रत्येक व्यक्ति धन संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, परिणाम स्वरूप सामाजिक संघर्ष होता है। इस लाइन को हम बाद में समझेंगे। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, राजनेता, अब हम ये सेकंड वाली लाइन बाद में समझेंगे, पहले हम इसको लेके चलते हैं कि राजनेता जो होते हैं, जो हमारे यहाँ लीडर्स होते हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता होते हैं, इन नेताओं को धन दौलत और प्रतिष्ठा अपने आप मिल जाती है क्योंकि इनके पास पद का पावर होता है, इनके पास अपने कुर्सी की शक्ति होती है, पावर होता है। उस नाते इनको धन दौलत और प्रतिष्ठा अपने आप मिल जाती है। ठीक है, इनको इसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। और अब हम कॉमन बेस पे आएंगे, व्यक्तियों पर, समाज में। तो प्रत्येक व्यक्ति धन संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, परिणाम स्वरूप सामाजिक संघर्ष होता है। हमने क्या कहा था पहले कि
समाज में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समूह के पास में समान रूप से शक्ति के स्रोत नहीं होते हैं। हाँ, प्रयत्नशील ज़रूर रहता है, कोशिश ज़रूर करता है। आप भी चाहते हैं कि हमारे पास धन संपत्ति हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन आप ये सोचो कि इसके बिना हम मर जाएंगे, नहीं, पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। कुछ व्यक्ति ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं कि नहीं, हमें तो पाना ही पाना है, और कुछ व्यक्ति क्या सोचते हैं कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, हम अपना कहीं और सेटलमेंट कर लेंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप समाज में संघर्ष होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। समाज, ये वाला आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक, इसमें आएगा समाज में। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, ना तो लालची होता है और ना ही प्रत्येक व्यक्ति शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। हमने कहा ना, वो फिर संतुष्टि कर लेता है, सेटिस्फैक्शन कर लेता है कि मैं यहाँ नहीं तो कहीं कुछ और तो अपने लिए अच्छा सा कर ही लूँगा। ठीक, तो ना तो उसके मन में, हर व्यक्ति के अंतर्गत ना तो इतना लालच होता है कि सबका सब हम ही हड़प लें, और ना ही उसके अंदर शक्ति को वो प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि शक्ति, इंसान को पता है कि भाई, अगर आप साधारणता समाज में देखें तो शक्ति जिसके पास है उसके पास हथियार हैं, है ना, या नेता नगरी में है तो वो इन रास्तों पे नहीं जाना चाहता है। उसको अपना कॉमन बेस पे व्यक्ति बन के, एक सामान्य नागरिक बन के उसको रहना पसंद होता है। फिर क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला। अब आप देखिए क्या कहता है, लेकिन शक्ति और प्रतिष्ठा अपने में पूर्ण नहीं है। ठीक है, इसलिए समाज में संघर्ष होना आवश्यक है। अगर आप ये सोचो कि केवल शक्ति ही हमारे पास है और हमारे पास केवल प्रतिष्ठा है, तो ये अपने में पूर्ण नहीं हो जाएगा। क्योंकि आपके पास यदि पावर है तो आप उस पावर का यूज़ करोगे ना। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई क्वालिटी होती है, विशेष क्वालिटी होती है, तो उस क्वालिटी को वो धीरे से अपना प्रोफेशन बना लेता है ना। तो लेकिन शक्ति और प्रतिष्ठा अपने में पूर्ण नहीं है। सोचो कि मेरे पास शक्ति है और मेरे पास मेरी प्रतिष्ठा है तो हम पूर्ण हो गए, नहीं, उसके लिए धन दौलत भी होना आवश्यक है। इसलिए समाज में संघर्ष होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, ये वाला ऐसे, कोलिंस का मत है कि हम चाहें या ना चाहें, संघर्ष तो होना ही है ना। अगर हम ये सोचें कि हम दुनिया जहान से एकदम वैराग्य लेकर के, संत कबीर होकर के हम रह लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको समाज में रहना है तो अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। आपको किसी न किसी की ज़रूरत ज़रूर होगी आपको। कि आप खाना नहीं खाओगे, कि आप वस्त्र नहीं पहनोगे, कि आप कहीं जाओगे नहीं, तो उसमें कन्वेंस भी है, टेम्पो भी लेनी पड़ेगी आपको। भोजन है तो आपको सब्जी भी खरीदनी पड़ेगी, गैस भी लेनी पड़ेगी। किसका सहारा नहीं लोगे आप? ज़रूरत एक दूसरे की समाज में होती ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, कई बार लोग, ये वाला देखिए आप, कई बार लोग, ये वाला, कई बार लोग क्या करते हैं, ऊपर से तो बड़े ही मृदुभाषी होते हैं किंतु उनका व्यवहार चापलूसी वाला होता है, और अंदर से देखने में पता चलता है कि उनके अंदर ईर्ष्या व्याप्त है। इस लाइन को हम कैसे समझेंगे? कई बार जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम हैं, ठीक, हम तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट बैठे नहीं मेरे सामने जो मैं कह दूँ कि पूजा जो है बहुत चापलूस है, बहुत मृदुभाषी है, ऐसे करके मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अब इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लेते हैं हम हैं, तो हम ऊपर से तो बड़े ही मृदुभाषी हैं। अब मृदुभाषी क्या होता है, मतलब मृदु मतलब मधुर, यानी मधु यानी शहद जैसा बोलने वाला व्यक्ति। तो मृदुभाषी हैं किंतु उनका व्यवहार चापलूसी वाला होता है ना। अब आप क्या करेंगे, हम बड़े ही अच्छे से बोलते हैं, लेकिन जो मेरा एक स्वभाव है, जो मुझे नेचर से प्राप्त है, वो क्या है, चापलूसी वाला है। जैसे आप अपने बॉस की चापलूसी करना, है ना। हम मीठा बोलेंगे लेकिन हम चापलूसी करते रहेंगे। चापलूसी इन द सेंस की बटरिंग जिसको बोलते हैं, हम बटरिंग करते रहेंगे, लेकिन अंदर से हमको यदि कोई देखे तो लगेगा अरे ये तो बिल्कुल ईर्ष्या इसके अंदर पूरी तरीके से व्याप्त है। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और अंदर से हमारा बटरिंग वाला व्यवहार है। बटरिंग हम कब करेंगे? जब हमको अपनी चीज़ किसी से पानी होगी या उसकी चीज़ जो हमें अच्छी लग रही है लेकिन हम उस पर अधिकार नहीं जमा सकते हैं, हमें उसको बटरिंग करके, उससे मीठी मीठी बातें करके, जो उसके कानों को पसंद है वो बोल करके हम उससे वो चीज़ बस प्राप्त कर लेना चाहेंगे। और अंदर से हमारे अंदर तो ईर्ष्या भरी हुई है कि अरे ये चीज़ तो उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है ना। तो अंदर से मेरे अंदर ईर्ष्या व्याप्त है। ये सब इनके संघर्ष के सिद्धांत के पॉइंट हैं। इन्हीं के आधार पे आप उनका संघर्ष का सिद्धांत समझ पाएंगे। अब कोलिंस जो हैं
दंगा फसाद खून खराबा पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये काम किनका है, ये काम कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स संघर्ष, टोटल संघर्ष पे विश्वास करते हैं, जो कि पूंजीवाद और बुर्जुआ वर्ग पे होता है। ठीक। अब कोलिंस जो हैं ये खून खराबा लड़ाई झगड़े पे विश्वास बिलीव नहीं करते, क्योंकि इनका ये कोलिंस का मत है कि हमारा आता है, कोलिंस का मत है कि ऊपर से कोई संघर्ष नहीं होने पर भी अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग सुलगती रहती है, जिससे समाज में संघर्ष होता है। ठीक है, मतलब ऊपर से तो आप बहुत ही मृदुभाषी हैं, चापलूसी भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप इतने जलन में, इतने जेलसी से भरपूर हैं कि आप अंदर ही अंदर तो ईर्ष्या की आग आपके अंदर सुलगती रह रही है। यानी कि मैं अपना एग्जाम्पल दे रही थी, तो मेरे अंदर ईर्ष्या की आग तो सुलगती रह रही है, जिससे समाज में संघर्ष होता है। हम वो चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से हमें वो प्राप्त करना है, तो समाज में संघर्ष होना स्वाभाविक है। अब हम आते हैं, इन्होंने जो कहा था स्रोतों के प्रकार, कहाँ मतलब कौन कौन से हमारे स्रोत होते हैं, टाइप्स ऑफ हमारे सोर्सेस क्या हैं, कौन कौन से स्रोत होते हैं। हमने तो ये इधर ये बताया था ना कि शक्ति के स्रोत, शक्ति के स्रोत हमारे, ये हमारे स्रोत या संसाधन सामाजिक आर्थिक या राजनैतिक हो सकते हैं, है ना, सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक हो सकते हैं। लेकिन इसमें स्रोतों के प्रकार, अब यहाँ पे जो कोलिंस कह रहे हैं वो क्या है हमारे, पहला ये कह रहे हैं भौतिक और तकनीकी स्रोत। अब हमारा आता है स्रोतों के प्रकार, ये देखिए ये आया हमारा पॉइंट ये वाला। ठीक, स्रोतों के प्रकार, तो स्रोतों के प्रकार क्या कहते हैं। कॉलिंस का कहना है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति किन्हीं स्रोतों पर निर्भर होने पर ही संघर्ष करता है, यानी उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं से उसको बैक से वो चीज़ मिल रही है। जैसे जल के स्रोत हैं, वैसे हमारे शक्ति के स्रोत हैं। तो जो शक्ति के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, देखिए इसमें ये लिखा है, पहला है हमारा भौतिक और तकनीकी स्रोत। भौतिक और तकनीकी स्रोत, ये देखिए हमने इंडिकेट किया है इसको, यहाँ ये हैं हमारे कौन कौन से, संपत्ति, शिक्षा, कुशलता, सर्वाधिक हथियार इत्यादि। यानी कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी होती है, एजुकेशन हो उसके पास, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, उसके पास कोई एक विशेष एलिजिबिलिटी हो, कोई विशेष एक उसके अंदर क्वालिटी हो, है ना, योग्यता हो, कुशलता हो वो, और सर्वाधिक हथियार, बोला था हथियारों से भी शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हथियार हमारे शक्ति होते हैं। शक्ति हमारा हथियार है, हथियार हमारी शक्ति है। यानी शक्ति को ये नहीं कहेंगे कि केवल हथियार ही हथियार है हमारे, ना, हथियार जिसके पास समाज में सर्वाधिक रूप से अधिकार हथियार प्राप्त होते हैं, हथियार जिसके पास होते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास AK-47 हैं, राइफल्स हैं, ये सब हैं जिसके पास में, और संपत्ति है। तो ये हमारे भौतिक और तकनीकी स्रोत हैं, किसके, शक्ति के। ठीक है, दूसरा हमारा स्रोत आता है ये वाला, यानी कि शारीरिक आकर्षण और शक्ति। देखिए इसके मैंने ये इंडिकेट करते हुए यहाँ पे दिया है, देखो क्या लिखा है, शारीरिक व्यक्तित्व, रूप रंग, सुरीला कंठ, लंबी गर्दन, गोरा रंग, लंबा कद आदि भी आकर्षक तत्व हैं। किसी भी संघर्ष की स्थिति में ये व्यक्ति गुण एक ताकतवर स्रोत का काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति का बहुत ही पर्सनालिटी बहुत ही प्यारी सी हो, बहुत ही अट्रैक्टिव उसका पर्सनालिटी हो, उसका बहुत ही रूप रंग से वो बहुत अच्छा हो, सुरीला कंठ, यानी किसी किसी का देखो गला बहुत प्यारा, जैसे हमारे यहाँ लता मंगेशकर हैं, बहुत सारे सिंगर हैं ना, आप सब जानते हो। तो ये सब हमारे लिए समाज में हमें प्रतिष्ठा दिलाते हैं। यानी किसी का सुरीला कंठ है, किसी की लंबी गर्दन है बहुत प्यारी सी बनी हुई, जैसे फिल्म जगत में ऐश्वर्या राय को देख लो, प्रियंका चोपड़ा, तो ये इनका लिए पावर है कि नहीं, इनका रूप रंग जिसके बल पे ये मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हुई हैं, तो ये इनके लिए इनका पावर हो गया, क्योंकि इसी के बल पे इन्होंने समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, इन्हीं के बल पे इन्होंने समाज में अपनी रेपुटेशन बनाई, अपना बहुत ही अपने को आर्थिक रूप से सबल बना लिया। ठीक, तो ये व्यक्तिगत गुण जो होते हैं किसी इंसान के, वो उसके ताकतवर स्रोत का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, यानी थर्ड पॉइंट आती है संख्या और कौम की विशिष्टता। संख्या और कौम की विशिष्टता हमारे कैसे शक्ति के स्रोत होते हैं। संघर्ष का देखिए ये इसका डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, संघर्ष का प्रमुख स्रोत क्या होता है, संघर्ष में भाग लेने वाली कौम और उसका मिजाज महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लेते हैं कोई मुद्दा है, अब जैसे इस समय किसान आंदोलन का मुद्दा बहुत ज्वलंत है,
इसी से समझाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर यानी कि जो तुम्हारा किसान आंदोलन है उसमें भाग लेने वाली कौन कौन सी है, किसान ही तो हैं, है ना। और उनका मिजाज, क्योंकि उनका मिजाज जो है वो ये है कि हमें अपने ये उनके हिसाब से संसद के बनाए हुए काले कानून हैं उसको वो हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो गलत समझाया गया है। तो जो उन्हें समझाया गया है, किसान हैं भोले भाले, उनको शिक्षा का अभाव है उनके पास, ठीक है। तो ये उनके हमारी मतलब संघर्ष करने वाली, संघर्ष में भाग लेने वाली हमारी कौम, यानी हमारी जनसंख्या, कौम मतलब जनसंख्या, हमारी जनसंख्या और उसका मिजाज कैसा है, बहुत ही झगड़ालू एकदम उसमें पहुँचे हैं, या और जो उनका मिजाज है गुस्सैल मिजाज या बहुत प्रेमपूर्ण मिजाज, ये उनकी शक्ति का स्रोत हो गया, यानी ये उनके पावर का एक बेस हो गया है, ठीक है। कोई बहुत अच्छा बोलता है, बहुत प्यारा मुस्कुराता है, वो किसी को अट्रैक्ट करता है, तो ये उसका कह दो किसी को खींचने का ये उसका एक अपना पर्सनल एक उसकी क्वालिटी हो गई। तो ये क्वालिटी ही समाज में क्या होती है, हमारी संघर्ष की शक्ति के हमारे स्रोत हो। और अब हमारा ये चौथा पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट आता है, उसका डिटेल ये है, ठीक है। उसका डिटेल हमारा ये है, इस पॉइंट का डिटेल हमारा ये है, यानी ये हमारा यहाँ आ गया है, ठीक। इसको हमने ये जो ऐसे करके समझाया है ना, इसको ऐसे समझने की कोशिश करना, ठीक। ये क्या आ रहा है, संस्कृति और परंपराओं में निहित स्रोत। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति कभी सोचा है? संस्कृति कहते हैं ना कि बड़े अनकल्चर्ड हो तुम। अनकल्चर्ड कैसे बताते हैं? संस्कृति हमारे चलने फिरने, बोलने, बात करने का तरीका होता है, ये हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम भारतीय संस्कृति के हैं, तो हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति, अगर हम किसी विदेश में या पूरे वर्ल्ड में सब देशों को अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए, तो वो क्या करेंगे कि एक तो होती है हमारी वेशभूषा के अनुसार हम अपनी संस्कृति को प्रकट करते हैं, लेकिन संस्कृति क्या होती है, वो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होती है। संस्कृति पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का आवरण, जो हमारे चारों ओर हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। लेकिन संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी कि हम जो बनाते हैं। संस्कृति देखो दो प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति वो होती है जो मैन मेड होती है, जैसे हमारे हवाई जहाज़ है, ठीक, हमारा हेलीकॉप्टर है, कुर्सी है, मेज है, डस्टर है, चौक है, फ्रिज है, टेलीविज़न है, ये सब हमारे मैन मेड होते हैं, ये हमारी भौतिक संस्कृति कहलाती है। और हमारी अभौतिक संस्कृति होती है हमारी परंपराएं, हमारी प्रथाएं, हमारी रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, कानून, ये हमारे अभौतिक संस्कृति में आते हैं। तो संस्कृति और परंपराओं में निहित स्रोत, हमारी कल्चर में हमारे कुछ ऐसे स्रोत निहित होते हैं। हमारी परंपराओं में यानी कि अभौतिक संस्कृति में हमारे कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमको शक्ति देते हैं। कैसे देते हैं? इसको पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करो, इस पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करो। यहाँ पर आप लोग ये वाला, ठीक, लिखा है, संघर्ष में भाग लेने वाले समूहों और व्यक्तियों की सांस्कृतिक संपदा को स्रोत के रूप में लाया जाता है। संघर्ष में भाग लेने वाले समूहों और व्यक्तियों की, यानी कि जितने कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें, कोई माइनॉरिटी का ग्रुप है, कोई बहुसंख्यक ग्रुप है, तो और व्यक्तियों की यानी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हम लोग, ठीक है, हम लोगों की सांस्कृतिक संपदा को स्रोत के रूप में लाया जाता है। जो हमारा कल्चर होता है इसको हम एक स्रोत के रूप में हम ला सकते हैं। और संस्कृति का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है, यानी कि साधन क्या होता है? साधन और साध्य दो होते हैं। साधन कहते हैं रास्ते में साधन नहीं मिला, कहते हैं टेम्पो नहीं मिली, कन्वेंस बस नहीं मिली, वो हमारे साधन होते हैं। जैसे हम पुस्तकों से पढ़ते हैं, पुस्तकें क्या हैं? पुस्तकें हमारा साधन है, हम साध्य हैं, हम पढ़ेंगे उससे। पुस्तकें, पुस्तकालय, विद्यालय, ये हमारा साधन है। क्या? शिक्षा अर्जित करने का ये लिए, ये हमारे साधन है। और हम साध्य हैं, हम उनको साधते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से लोगों में, यहाँ पे आते हैं हम, इसकी सेकंड लाइन में ये वाली देखिए,
संस्कृति वाले में संस्कृति का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है और इसके माध्यम से लोगों में संवेगात्मक सुदृढ़ता लाई जाती है। यानी कि आप किसी व्यक्ति को उसके कल्चर की जब याद दिलाते हैं, जब किसी व्यक्ति को अपना कल्चर याद रहता है तो उसमें उसमें क्या होता है, एक इमोशनल पावर आती है। कल्चर से जब हम जुड़ते हैं, जब हम अपने भारतीय संस्कृति को अमेरिका में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम वहाँ अमेरिका में रहने वाले और भी जो भारतीय लोग होंगे उनमें हमारा एक इमोशनल पावर आ जाती है। वो हमें संवेगात्मक सुदृढ़ता लाती है। कौन? संस्कृति। सुदृढ़ता शक्ति का एक ऐसा स्रोत बन जाती है और लोगों को संघर्ष करने हेतु प्रेरित करती है। सुदृढ़ता यानी कि मजबूती, है ना, ये शक्ति का एक ऐसा स्रोत बन जाती है जो हमारी इमोशनल एक फीलिंग होती है ना, इमोशनल पावर जो हमारा होता है वो हमारे लिए एक ऐसा रिसोर्स बन जाती है और लोगों को वो संघर्ष करने हेतु प्रेरित करती है। यानी अपनी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी संस्कृति को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। लोग कहते हैं कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा, तो वो बेस्ट से बेस्ट देने की भावना ही व्यक्ति में संघर्ष पैदा कर देती है। ठीक है, यानी कि ये लड़ाई झगड़ा नोच घसोट में विश्वास नहीं करते हैं। ये इस तरीके से, यानी कि अपने भौतिक और तकनीकी स्रोतों से, शारीरिक आकर्षण और शक्ति से, संख्या और कौम की विशिष्टता से और संस्कृति और परंपराओं में निहित स्रोत से, ये अपने इन शक्ति के स्रोतों, जो स्रोत के प्रकार है ना, इनके द्वारा ये समाज में संघर्ष को स्थापित करते हैं। यानी कि व्यक्ति साइलेंटली करता है लेकिन संघर्ष हमेशा करता रहता है। ठीक है, मैंने प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। हम जो पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है वो पोर्शन बताओ, जो लाइन नहीं समझ में आ रही है वो लाइन बताओ। ठीक है, लेकिन बताए बिना हमको हमको भी तो कैसे प्रोत्साहन मिलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो फिर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर तैयार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तैयार करेंगे तो वो आपको कोशिश करेंगे कि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय बाय।